हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन वीएम क्लासेस। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला हूँ। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास दो बुक है। जो हमारी पहली बुक है उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। आज इसी बुक में मैं आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। क्या है शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि शीत युद्ध क्या है। क्या है शीत युद्ध? शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? तो शीत युद्ध का अर्थ होता है एक ऐसे युद्ध से जिसमें कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं होता, जिसमें वास्तव में कोई भी युद्ध नहीं होता है, ऐसे ही शीत युद्ध कहते हैं। इसमें केवल तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रहती है जिसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है? कोई भी वास्तव में युद्ध ना होना और तनाव और संघर्ष की स्थिति का होना। तो शीत युद्ध कब हुआ था? जो हमारा शीत युद्ध हुआ था 1945 से 1991 के बीच हुआ था। शीत युद्ध जो हुआ था वो 1945 से 1991 के बीच हुआ था। और जो हमारा शीत युद्ध हुआ था वो दो देशों के बीच हुआ था। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ मतलब यूएसएसआर। जब शीत युद्ध हुआ था हमारा तो वो पूरी दुनिया को दो खेमों में बट गया था। जो शीत युद्ध हुआ था पूरी दुनिया दो खेमों में बट चुकी, दो गुटों में बट चुकी थी। तो एक तरफ था अमेरिका यूएसए और दूसरी तरफ था सोवियत संघ। इसको दो खेमे कहा गया, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। जो अमेरिका था वो पश्चिमी खेमे में आता था और जो सोवियत संघ था वो पूर्वी खेमे में आता था। जो अमेरिका था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था, जबकि सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानता था। समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है इसके बारे में बताता हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो सारी अर्थव्यवस्था होती है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है और जो सरकार के हाथों में बहुत कम हस्तक्षेप होता है। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है जो इसमें सारी अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में होती है और निजी नीतियों का विरोध किया जाता है। इसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के कारण शीत युद्ध हुआ। इसे एक विचारधारा की लड़ाई भी कहा गया। ये दोनों अर्थव्यवस्था एक विचारधारा की लड़ाई थी जिसकी वजह से शीत युद्ध हुआ। अब हम समझेंगे कि शीत युद्ध के क्या कारण थे। शीत युद्ध किन कारणों से हुआ था? क्या कारण थे शीत युद्ध के? तो शीत युद्ध हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद दोनों महाशक्तियों का उदय हुआ। दो महाशक्तियां कौन कौन सी? यूएसएसआर और यूएसए। शीत युद्ध जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। इन दोनों का उदय हुआ और दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई। जब दोनों महाशक्तियों का उदय हुआ तो दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के मुकाबले खड़ी हो गई, जिसके कारण शीत युद्ध हो गया। इन दोनों के बीच हथियारों की होड़ शुरू हो गई। अब इन दोनों के बीच ये होड़ शुरू हो गई कि इनके पास ज्यादा हथियार है और कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध हमारा कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से 1918 के बीच। जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था। और जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था हमारा 1939 से 1945 के बीच। अब आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था, किस किस के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध दो राष्ट्रों के बीच हुआ था। एक तरफ था मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ था दूरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र क्या है, दूरी राष्ट्र क्या है? मित्र राष्ट्र में 4 देश शामिल है, दूरी राष्ट्र में 3 देश शामिल है। मित्र राष्ट्र में आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ। और दूरी राष्ट्र में आते हैं जर्मनी, जापान, इटली। यही थे मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। इन दोनों के बीच, इन राष्ट्रों के बीच ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अब हम देखेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का आरंभ कैसे हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई? दूसरे युद्ध की समाप्ति अमेरिका ने जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराए, जिसके बाद दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। जब अमेरिका ने जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराए थे तब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। जापान के 2 शहर पे परमाणु बम गिराए थे, एक था हिरोशिमा और दूसरा था नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर थे जिसपे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। बमों को कूट नाम दिया गया। बमों को 2 कूट नाम से जाना जाता था, एक था लिटिल बॉय और दूसरा था फैट मैन। अमेरिका की आलोचना की गई। अमेरिका की आलोचना हुई कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अमेरिका को जापान पर परमाणु बम नहीं गिराना चाहिए था क्योंकि जापान आत्मसमर्पण करने वाला था और अमेरिका को उस पर बम गिराना नहीं चाहिए था। तो अमेरिका ने अपने पक्ष में क्या कहा? अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि
वो चाहता था कि द्वितीय विश्व युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, इसलिए उसने जापान पर परमाणु बम गिरा दिए। अब हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था? हमले के पीछे का उद्देश्य क्या था? हमले के पीछे का उद्देश्य था कि अमेरिका पूरी दुनिया को और खासकर सोवियत संघ को अपनी शक्ति दिखाना चाहता था, अपनी ताकत दिखाना चाहता था कि वही एक पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली देश है जो उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। अब हम पढ़ेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है क्यूबा मिसाइल संकट? क्यूबा क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा क्यूबा क्या है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जैसे अमेरिका के तट से लगा हुआ है ये क्यूबा देश। जैसे तट से मतलब भारत के तट से जैसे श्रीलंका लगा हुआ है, वैसे ही अमेरिका के तट से एक क्यूबा नाम का देश लगा हुआ है। ये पास तो अमेरिका का है, लेकिन इसका जो जुड़ाव है वो सोवियत संघ से है। 1962 में सोवियत संघ ने मिसाइलें तैनात कर दी। कहाँ पे? क्यूबा पे, ताकि वो यूएसए माने अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदला। अब क्यूबा एक सैनिक अड्डे के रूप में बदल चुका था, क्योंकि सोवियत संघ ने क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी बहुत सारी, और जिसकी वजह से क्यूबा एक सैनिक अड्डे के रूप में बदल गया। अब अमेरिका सबसे ज्यादा नजदीकी निशाने पे आ गया था, ताकि सोवियत संघ उसे अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, दुगना नुकसान पहुंचा सके। अमेरिका नजदीकी निशाने पर आ गया था। अमेरिका को इसकी खबर कब लगी? 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी कि वहां पे उसके नजदीकी देश पे जो क्यूबा है उस पे मिसाइलें तैनात कर दी गई है। अब अमेरिका को खतरा हो गया है। अब अमेरिका डर चुका था। अमेरिका डर गया कि कहीं युद्ध ना हो जाए। अमेरिका ऐसा कोई भी खतरा लेने से डर रहा था कि युद्ध हो जाए, युद्ध ना हो जाए, जिसकी वजह से उसे भारी नुकसान उठाना पड़े। अमेरिका के जो नेता थे जॉन एफ कैनेडी, वो बहुत डरे हुए थे। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु है। क्यूबा मिसाइल संकट है, अब इसी को ही शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जो छोटे देश थे उन्हें महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ हुआ, या फिर महाशक्तियों को छोटे देशों में अपने में जोड़ने में क्या लाभ हुआ। चलो देखते हैं। तो छोटे देशों को महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ हुआ? क्या लाभ थे? उन्हें आर्थिक मदद मिलती थी, उन्हें पैसों से संबंधित मदद मिलती थी छोटे देशों को, और उन्हें सैनिक सहायता मिलती थी, हथियार मिलते थे और सुरक्षा मिलती थी। उन्हें सैनिक सहायता मिलती थी, हथियार मिलते थे, सुरक्षा मिलती थी। किसको? छोटे देशों को महाशक्तियों से। अब महाशक्तियों को छोटे देशों को अपने में शामिल करने से क्या लाभ थे? उन्हें सैनिक ठिकाने मिलते। अगर उन्हें दूसरी महाशक्ति पे आक्रमण करना है, जैसे यूएसए को यूएसएसआर पे आक्रमण करना है, तो उन्हें सैनिक ठिकाने की आवश्यकता थी, ताकि वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सके यूएसएसआर को। ऐसे उन्हें आर्थिक मदद मिलती थी, इन्हें भी पैसे से संबंधित मदद मिलती थी, संसाधन मिल रहे थे। संसाधन जैसे तेल, खनिज और भी प्रकार के संसाधन मिल रहे थे। उन्हें भू क्षेत्र मिल रहे थे। अब देखते हैं हम दो ध्रुवीयता का आरंभ कैसे हुआ। दो ध्रुवीयता जैसे विश्व दो गुटों में बढ़ गया, इसका आरंभ कैसे हुआ, किस प्रकार से इसका आरंभ हुआ? अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा दुनिया को दो गुटों में बांट दिया गया। जो यूएसए और यूएसएसआर है, उन्होंने दोनों पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट लिया, दो खेमों में बांट लिया। एक पश्चिमी खेमा, एक पूर्वी खेमा। एक जो अमेरिका था उसको पहली दुनिया कहा जाता था, और जो सोवियत संघ था उसे दूसरी दुनिया कहा जाता था। विश्व का दो ध्रुवों में बट जाना है ही दो ध्रुवीय विश्व कहलाया। जो पूरा विश्व था ये दो ध्रुवों में बट चुका था, यही दो ध्रुवीय विश्व कहलाया। बंटवारा हुआ था वो यूरोप महाद्वीप में हुआ था। यूरोप में एक जगह है जर्मनी की एक राजधानी बर्लिन है। बर्लिन में एक बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, यहीं से बंटवारा आरंभ हुआ था। यूरोप में एक, जैसे मान लीजिए ये यूरोप है, यहाँ पे एक जगह है जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, यहाँ पे एक बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, और यहीं से जो इधर वाला एरिया है वो अमेरिका का हो गया, और जो इधर वाला हो रहा है वो यूएसएसआर का हो गया, सोवियत संघ का। तो ऐसे ही ये बंटवारा हुआ पूरे विश्व का, दो ध्रुवों में पूरा विश्व बढ़ चुका था। अब हम पढ़ेंगे सैन्य संधि संगठन। जो अमेरिका था उसने 3 सैन्य संधि संगठन लाए थे,
और जो यूएसएसआर था उसने एक सैन्य संधि संगठन बनाया था। जो अमेरिका था उसने 3 सैन्य संगठन कौन कौन से बनाए थे? एक था नाटो, सीटो और सेंटो। जो नाटो है उसकी स्थापना हुई थी 1949 में। नाटो के फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसमें सदस्य देश जो थे वो 12 सदस्य देश थे और इसके उद्देश्य था कि जितने भी 12 सदस्य देश है अगर उन पे किसी भी प्रकार का हमला होता है तो इनका मिलकर मुकाबला करेंगे। और जो सीटो है उसकी स्थापना हुई थी 1954 में और सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। सीटो की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको किसी की फुल फॉर्म समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास सपोर्टिव मटेरियल है तो आप उसे एक बार पढ़ लेना, और अगर नहीं है तो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो प्रोवाइड करा दूंगा सपोर्टिव मटेरियल। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो उसे फॉलो कर लेना। इसके बाद हमारा जो है यूएसएसआर सोवियत संघ, इसने एक ही सैन्य संधि संगठन बनाया था, वो है वार्सा पैक्ट, जिसकी स्थापना हुई थी 1953 में। और वार्सा पैक्ट का उद्देश्य क्या था? नाटो में जितने भी शामिल सदस्य देश है उनका मुकाबला करना। जो भी उनका मुकाबला करना, जितने भी 12 सदस्य देश है उनका मुकाबला करना था। अब हमारा अगला टॉपिक है दो ध्रुवीयता को चुनौती। दो ध्रुवीयता को चुनौती क्या है? इसमें हम ये पढ़ेंगे गुरुनिरपेक्षता के बारे में, कैसे गुरुनिरपेक्षता आया। तो चलिए शुरू करते हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती कैसे हुआ? दोनों ध्रुवों को चुनौती देने के लिए गुटनिरपेक्षता आंदोलन सामने आया। जो दो ध्रुव थे, जो दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, उसमें ये संकट आ गया था कि किसी न किसी देश को किसी न किसी के साथ जुड़ना होता था, चाहे भारत को यूएसएसआर में जुड़ना हो या भारत को यूएसए में जुड़ना हो, तो किसी में जुड़ना पड़ता था। लेकिन इसी को चुनौती देते हुए गुटनिरपेक्षता सामने आया। क्या था गुटनिरपेक्षता? गुटनिरपेक्षता का अर्थ दोनों ही गुटों में शामिल न होना। गुटनिरपेक्षता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें दोनों ही गुटों में शामिल न होने की स्थिति से है। तो गुटनिरपेक्षता अर्थ पता चल गया। तो गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में और दूसरा सम्मेलन 2006 में क्यूबा में। जो गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ और जो उसका दूसरा सम्मेलन हुआ था वो हुआ था क्यूबा हवाना में 2006 में। अब हमारा तीसरा टॉपिक, अगला टॉपिक है गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के जो संस्थापक नेता थे उनके नाम बताने हैं, कौन कौन से देश के थे और कौन क्या क्या नाम थे उनके। तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक जो पहले नेता है वो है यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और भारत के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो भारत के जो नेता है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वाने एनक्रुमा। आपको ये पांचों नेताओं के नाम और उनकी जगह याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन से नेता कहाँ के थे या गुटनिरपेक्षता आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम बताओ। आपको पांचों के नाम पूछे जा सकते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गुटनिरपेक्षता पृथकवाद भी नहीं है और न ही तटस्थता है। जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन है उसका अर्थ ना तो पृथकवाद है और ना ही तटस्थता है। ये क्या होता है पृथकवाद और तटस्थता? चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो पृथकवाद अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना, जैसे युद्ध में शामिल ना होना और किसी से कोई मतलब नहीं रखना, अपने आप से मतलब रखना। अमेरिका ने ऐसा किया था। अमेरिका ने ऐसा किया कब? 1787 से 1914 तक अमेरिका ने पृथकवाद की नीति अपनाए रखी थी। कब? 1787 से 1914 तक। भारत ने गुटनिरपेक्षता अपनाया लेकिन पृथकवाद ने नहीं अपनाया। जो भारत है उसने गुटनिरपेक्षता तो अपनाया था लेकिन पृथकवाद नहीं अपनाया था, क्योंकि भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को निपटाने में सबकी सहायता की है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को निपटाने में मदद की है। इसलिए भारत ने पृथकवाद की स्थिति को नहीं अपनाया था। और अगला टॉपिक हमारा तटस्थता। तटस्थता क्या है?
युद्ध में शामिल न होना, युद्ध में शामिल न होना, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुधारने में मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को समाप्त करना, युद्ध को समाप्त करने में मदद करना, यही है तटस्थता का अर्थ। तो यही होता है गुटनिरपेक्षता आंदोलन का अर्थ, ना ही तटस्थता है ना ही पृथकवाद है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है गुटनिरपेक्षता को अपनाने के बाद भारत को क्या क्या लाभ हुए। तो चलो देखते हैं गुटनिरपेक्षता को अपनाने के लाभ क्या हुए भारत को। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, जो भी अंतर्राष्ट्रीय फैसले थे वो भारत स्वतंत्र रूप से ले पाया और जिससे भारत को लाभ हो सके। अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से भारत को लाभ होते थे जिससे वो स्वतंत्र रूप से ले पाया अंतर्राष्ट्रीय फैसले। गुटनिरपेक्षता से भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर कोई महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी तरफ जा सकता था। जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन था उसमें भारत एक ऐसी स्थिति में आ गया था कि अगर कोई दूसरी महाशक्ति उस पर आक्रमण करे या फिर उस पर अगर उसके साथ ना दे तो वो दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता था। अब हमारा भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना क्या हुई ये देखते हैं हम। गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है। जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, आलोचकों ने कहा कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है और यह नीति सिद्धांत विहीन है। बांग्लादेश के युद्ध में जब भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मदद ली तो आलोचकों ने कहा कि भारत यूएसएसआर में शामिल है। जब 1971 में बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था, बांग्लादेश और पाक वाला युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत ने जो सहायता की थी और जो भारत ने सोवियत संघ से मदद ली थी, तो कुछ आलोचकों ने कहा कि भारत सोवियत संघ में शामिल है और भारत यूएसएसआर में शामिल है, जबकि हमने मदद ही ली। ऐसा कुछ नहीं था कि भारत सोवियत संघ में शामिल है, यूएसएसआर में शामिल है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सबकी हमने सिर्फ मदद ली थी क्योंकि सोवियत संघ हमारा शुरू से ही अच्छा मित्र है। जो हमारा अगला टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था? इसके बारे में मैं पहले आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूँ क्या थी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जो भी नव स्वतंत्र देश है, जो भी नए स्वतंत्र देश हुए हैं, उनके सामने ये मुख्य चुनौती थी कि वो अपने जो जनता है, जो भी अल्पविकसित देश है, उनकी जनता को गरीबी से बाहर निकाले। तो ये थी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब देखते हैं 1972 में यूएनए को व्यापार एवं विकास आंदोलन के विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव पास किया गया जो कि नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न सके। जो भी धनी देश है, जो भी अमीर देश है, वो गरीब देशों का शोषण ना कर सके, ना ही इन पे अपना प्रभाव जमा सके। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है 1960 के दशक में महाशक्ति द्वारा संधियों पर हस्ताक्षर। 1960 का जो दशक था उसमें महाशक्तियों, दो महाशक्तियां थी, यूएसए और यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों ने कुछ संधियों पे हस्ताक्षर किए थे, 3 संधियों पे हस्ताक्षर किए थे। उन संधियों के बारे में हम जानेंगे क्या है वो। तो पहले हस्ताक्षर किया था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, और दूसरा है परमाणु अप्रसार संधि, तीसरा परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। अगर आपको इन तीनों संधियों के बारे में विस्तार से जानना है, फुल जानना है इसके बारे में, तो आप अपनी एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में जो पहली बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में आप एनसीईआरटी बॉक्स को रीड करें, इससे आपको इन तीनों के बारे में पूरा डिफाइन में मिल जाएगा। अब देखते हैं हम शीत युद्ध के दौरान जो नेताओं के नाम क्या है। क्या है मतलब जो शीत युद्ध हुआ था उसके दौरान नेताओं के नाम बताए हैं। तो मतलब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के दौरान कौन से देश के नेता थे, या फिर अमेरिका, सोवियत संघ और क्यूबा के नेताओं के नाम बताओ, या नेताओं के नाम दे देंगे, आपसे देश पूछ लेंगे। 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो क्यूबा के नेता थे वो फिडेल कास्ट्रो थे, यूएसएसआर के जो नेता थे वो निकिता क्रुश्चेव थे, और यूएसए के नेता थे जॉन एफ कैनेडी थे।
तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप हमें इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे इंस्टा और फेसबुक का लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सपोर्टिव मटेरियल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।